फ्रेंड्स, वेलकम टू क्वेश्चन क्लासेस। तो आज हम लोग नीट 2020 का सॉल्यूशन देखेंगे। एक्चुअली ये वीडियो मैं काफ़ी लेट शुरू कर रहा हूँ और अब 2021 का जो नीट है वो कुछ महीनों में होने वाला है, लेकिन फिर भी हम लोग फिजिक्स का जो क्वेश्चन है जो लास्ट ईयर आया हुआ है उसको डिस्कस करते हैं। और मैं इसको इस हिसाब से डिस्कस करूँगा कि आप थोड़ा जो कुछ ट्रिक्स होते हैं या फिर आप इसे जो कुछ भी कह लीजिए या फिर कंसेप्चुअल क्लैरिटी कह लीजिए कि जिससे ये आपका जो क्वेश्चन सॉल्व करने का जो मेथड है उसमें आपको ये फ़ायदा करेगा। तो थोड़ा कभी कहीं कहीं मैंने अनकन्वेंशनल अप्रोच यूज़ किया है और कहीं कहीं तो नीट में बेसिकली क्या है कि क्वेश्चंस डायरेक्ट आते हैं, ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं होता है नीट का क्वेश्चन। लेकिन फिर भी मैंने ये कोशिश किया है कि कैसे इसको एक डिफरेंट एंगल से सॉल्व किया जाए। तो जिससे क्या होगा कि अगर आप लोग को ऐसा सिचुएशन आया एग्ज़ाम में तो आप आसानी से हैंडल कर सकते हैं। ये होता क्या है कि आपको 45 क्वेश्चंस मिलते हैं नीट में, और अगर टोटल क्वेश्चंस की बात करें तो 180 क्वेश्चंस होता है। तो 180 क्वेश्चंस है और आपके पास 180 मिनट टाइम है, प्लस एग्ज़ाम का प्रेशर है। तो उससे क्या होता है कि कहीं ना कहीं आप लैग कर जाते हैं, कुछ लोग प्रेशर हैंडल नहीं कर पाते हैं। तो उसमें क्या होता है कि कुछ लोगों का कैलकुलेशन वीक होता है, तो फिजिक्स कहीं ना कहीं छूट जाता है। तो मैं उस हिसाब से करूँगा कि कुछ कुछ चीज़ें मैं बताऊँगा जिससे कि आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में आसानी होगा, आप कम से कम टाइम में कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और करंट इलेक्ट्रिसिटी के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, और नेक्स्ट जो वीडियोस आएंगे उसमें हम धीरे धीरे करके रिमेनिंग जो पोर्शंस हैं उसको भी कवर करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, अ स्फेरिकल कंडक्टर ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर हैज अ चार्ज ऑफ दिस डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली। तो जो 3.2 इंटू 10⁻⁻7 कूलम है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। ठीक है। व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट 15 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द स्फीयर। यहाँ तक है। ठीक है। तो सिंपल आपको पता है कि इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या फार्मूला होता है, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। के का वैल्यू 9 इंटू 10⁻9, क्यू का वैल्यू 3.2 इंटू 10⁻⁻7, और आर का वैल्यू क्या हो जाएगा आपका 15 का होल स्क्वायर इंटू 10⁻⁻2 का होल स्क्वायर। ठीक है। तो ये चीज़ है। अब बहुत सारे लोग क्या करेंगे, जो भी नीट का जब एग्ज़ाम वो दे रहे होंगे तो वो मल्टीप्लाई करना शुरू करेंगे कि 9 को इससे मल्टीप्लाई कर दिया तो 9 ये आ गया, और उसको फिर ये करेंगे 225 और फिर इसको कैलकुलेट करेंगे। तो देखिए इसमें आपका टाइम लग जाएगा। बहुत सारे लोग तो वहाँ जो लॉन्ग डिवीज़न मेथड जो है इसका ये यहाँ पर अप्लाई करने लगेंगे। तो इसमें क्या होगा कि ज़्यादा टाइम ले लेगा, आपसे क्वेश्चन सॉल्व हो नहीं हो पता नहीं, कहीं ना कहीं आप मिस्टेक कर दीजिएगा। तो देखिए इस तरह के क्वेश्चन में आप अप्रोक्सीमेशन यूज़ कीजिए। तो उसको कैसे यूज़ करेंगे, सबसे पहले आप क्या कीजिए कि पावर का वैल्यू फाइंड कीजिए। इसको नहीं, इस अप्रोच को नहीं फॉलो करना है, बिल्कुल नहीं। ठीक है। तो आप क्या कीजिए कि एक बार मैं इसे इरेज कर देता हूँ। ठीक है, चलो आप इस पहले क्या कीजिए कि सॉरी हमें फाइंड करना है के क्यू बाई आर स्क्वायर। ये है 9 इंटू 10⁻9 इंटू 3.2 इंटू 10⁻⁻7 बाई 15 का होल स्क्वायर इंटू 10⁻⁻2 का होल स्क्वायर। ठीक है। तो देखिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि पावर को कैलकुलेट करेंगे। इधर आ गया मेरा 3.2, इधर आ गया 15 का होल स्क्वायर। यहाँ से देखिए 9 में से 7 जाएगा 2, और फिर ये -2 जब ऊपर जाएगा तो +2 होगा, उसका स्क्वायर है तो 4 हो जाएगा। तो 10⁻9 + 4 - 7, ये मेरा कितना आ गया 6। ठीक है।
अब देखिए ऑप्शन में ये सारा कॉमन है, ठीक है, तो इसका जो भी वैल्यू आएगा ये 1.28 के आसपास ही आएगा, ठीक है, तो 1.28 हो जाए या फिर 12.8 हो जाए या फिर 128 हो जाए, इसी तरह का आएगा, ठीक है ना। तो आप इसे कैलकुलेट मत कीजिए, बस हम पावर का गेम खेलेंगे यहाँ पर। देखिए ये 9 है, ये 3.2 है, तो 9 को अगर 3 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो क्या आएगा, 27 आएगा। 0.2 को हम लोग निगलेक्ट कर देते हैं क्योंकि ये बहुत बड़ी क्वांटिटी है। 15 का होल स्क्वायर क्या होता है, 225, ठीक है। तो अब क्या करेंगे कि अगर हम एक जीरो यहाँ से उठा करके यहाँ ले आए तो ये 270 बन जाएगा। तो इधर आ गया 270, इधर आ गया 225, इधर आ गया 10⁵। ये देखिए जो 270 है ये स्लाइटली इससे बड़ा है, तो इस लगभग ये 1.28 के बराबर होगा। मैं इसलिए कॉन्फिडेंटली बोल पा रहा हूँ क्योंकि ऑप्शन में है, चारों ऑप्शन में है, यहाँ पर आ गया तो यही होगा क्योंकि जस्ट स्लाइटली बड़ा है, ठीक है ना। तो अब देखिए इसको मान लीजिए कि 1.28 ही आएगा और ये आएगा भी, और हमारा क्या बचा पावर में 10⁵, बस आपका ऑप्शन 2 हो गया। देखिए ये कितना आसान है क्वेश्चन, लेकिन बहुत सारे लोग ज़्यादा टाइम ले लेंगे सिर्फ कैलकुलेशन करने में। तो कैलकुलेशन नहीं करना है, हमें थोड़ा क्लेवर होना है, चालाक होना है कि हम कैसे जल्दी से जल्दी क्वेश्चन को सही कर पाएँ, ठीक है। तो आप एक चीज़ और मैं सजेस्ट करना चाहूँगा कि आप 1 से लेकर के 20 का स्क्वायर याद कर लीजिए, ठीक है, और स्क्वायर रूट में आप 1 का तो खैर सबको पता होता है, √2 का, √3 का, √5 का, आप 3 वैल्यू याद कर लीजिए, ये आपका काम कर जाएगा। लेकिन आप 1 to 20 का होल स्क्वायर याद कर लीजिए, आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगा कैलकुलेशन को फास्ट करने में, क्योंकि नीट इज़ ऑल अबाउट स्पीड। अगर मैं 6 घंटा दूँ तो सारे लोग अच्छे से सॉल्व करके आएंगे, ठीक है। तो आप इसे नोट कीजिएगा, जब भी आप नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करें या आपने कहीं टेस्ट सीरीज लगा ली हो या फिर प्रीवियस ईयर्स लगा रहे हो तो इसका थोड़ा ध्यान रखिए। उसके बाद एक नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन अ सर्टेन रीजन ऑफ स्पेस विथ वॉल्यूम 0.2 मीटर क्यूब द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज फाउंड टू बी 5 वोल्ट थ्रू आउट द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ये क्या होगा, कोई भी रीजन है, यहाँ पर हमारा जो पोटेंशियल का जो है वो वैल्यू है वो है 5 वोल्ट। हमसे पूछा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, इज इक्वल टू -dV/dx, -dV/dx, या फिर कह लीजिए कि -dV/dr अगर हम लोग 3 डायमेंशन की बात करें। तो चेंज ऑफ पोटेंशियल इज इलेक्ट्रिक फील्ड। यहाँ पर तो क्या है, पोटेंशियल कांस्टेंट है, तो अगर कांस्टेंट क्वांटिटी को हम डिफ्रेंशिएट करें, अगर C एक कांस्टेंट क्वांटिटी है तो dC/dx क्या होगा, 0, तो मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आएगा, 0। बस ज़्यादा सोचना नहीं है, ये वैल्यू का कोई मतलब नहीं है। लोग कंफ्यूज कर जाते हैं कि इसका क्या मतलब है, कुछ ना कुछ तो होगा ही तो मैं इसे यूज़ करूँगा, बिल्कुल नहीं। आप अपना कंसेप्ट स्ट्रॉन्ग रखिए, क्लियर रखिए, जिससे कि ज़्यादा सोचना नहीं पड़े, ठीक है। नेक्स्ट इज which of the following graph represents variation of resistivity with temperature T for the copper। देखिए जनरली जो हम लोग रेजिस्टिविटी का जो इक्वेशन हम लोग यूज़ करते हैं वो लेंथ की तरह यूज़ करते हैं, रो इक्वल टू रो0 1 + अल्फ़ा डेल्टा टी। अल्फ़ा क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन ऑफ रेजिस्टिविटी है, ठीक है। तो अब देखिए ये है क्या, बेसिकली ये हमसे ग्राफ किसके किसके बीच पूछा है, तो ये अगर इसको हम एक्सपेंड करते हैं तो रो0 1 + अल्फ़ा t - t0, ठीक है। तो y आ गया, इसको हमने रो0 + अल्फ़ा रो0 t - रो0 t0 अल्फ़ा, ठीक है। तो इसको y, ये y एक्सिस पर है, ये वाला हमारा एक्सिस y है, ये हमारा एक्सिस x है, ठीक है। तो ये x हो गया, y = रो0 - रो0 t अल्फ़ा + अल्फ़ा रो0 t, ये x है, ठीक है। अब आपको क्लियरली लग रहा हो कि ये y = mx + c का इक्वेशन है, जो कि एक स्ट्रेट लाइन होता है,
ठीक है। लेकिन ये देखिए यहाँ पर ये ध्यान देने वाली बात है कि अल्फ़ा भी वेरी कर रहा है, ठीक है। तो अल्फ़ा भी कांस्टेंट नहीं है। मैंने एक रिसर्च पेपर कहीं से देखा था, तो उसमें देखिए अल्फ़ा का जो वैल्यू होता है वो यहाँ से यहाँ तक वेरी करता है। अगर 0 डिग्री टेम्परेचर लेते हैं तो 0.00398 टू 0.00445 तक वेरी करता है, और अगर 20 डिग्री टेम्परेचर लेते हैं तो 0.00396 से 0.00490 तक वेरी करता है, ठीक है। तो ऐसा है कि ये बहुत स्लाइटली, मतलब बहुत ही कम चेंज हो रहा है, तो 1 मिनट के लिए हम इसे कांस्टेंट एज्यूम कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन देखिए यहाँ एक चीज़ नोट करने वाली बात है कि ये जो c है ये कांस्टेंट नहीं है, ये भी चेंज करेगा, ठीक है ना। यहाँ पर T0 आएगा, ये भी चेंज करेगा और ये भी चेंज करेगा, तो ये भी चेंज कर रहा है, ये भी चेंज कर रहा है, तो ये एग्जैक्ट स्ट्रेट लाइन नहीं होगा। जैसा ये बता रहा है कि ये एग्जैक्टली स्ट्रेट लाइन है, ये ऑप्शन नहीं होगा। तो आपको मिले 1 2 3, ठीक है। तो अब हम जानते हैं कि अगर, अब देखिए सिंपल सा बात है, इसे देखिए, अगर T इंक्रीज़ कर रहा है तो रो भी इंक्रीज़ करेगा, तो ऐसा ऑप्शन बस ऑप्शन नंबर 3 में है। तो इसलिए आप ऑप्शन नंबर 3 को ही चूज़ कीजिए। तो जहाँ जो कन्फ्यूजन होगा वो 1 और 3 के बीच होगा। अब अल्फ़ा बहुत ही कम वेरी कर रहा है, तो पता नहीं इसका 1 भी होना चाहिए। मतलब पर्सनली मैं फील करता हूँ कि इसका 1 आंसर होना चाहिए, क्योंकि अल्फ़ा इज़ नॉट वेरिंग मच, सो can't say, ultimately we have to accept the answer given by NTA. So accordingly आप देख लीजिए, but if you are going through my perception, then its answer will be option number 1, because this is like y equal to ax square, this is like a parabola, और बहुत ज़्यादा वेरिएशन हो जाएगा, इतना नहीं होना चाहिए। तो इस क्वेश्चन को मैं डिबेटेबल बोलता हूँ। आप बेसिकली NTA का की देख लीजिए, मैंने देखा नहीं है, उसे मैं देख करके इसे अपडेट कर दूंगा, ठीक है। तो क्वेश्चंस ऐसे भी आ सकते हैं। अगर आप एक बार NCERT देख लीजिएगा, मैंने अभी देखा नहीं है, अगर NCERT में अगर ऐसा बोला है तब तो ठीक है, वी हैव टू एक्सेप्ट व्हाट NCERT इज सेइंग, बट मेरे हिसाब से तो ऑप्शन नंबर 1 होगा। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास वो है इलेक्ट्रिक डाइपोल से रिलेटेड। इसमें हमें डाइपोल की वैल्यू दी हुई है 16 × 10⁻⁹ कूलम मीटर। द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हमें फाइंड करना है ड्यू टू डाइपोल एट अ पॉइंट 0.6 मीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द डाइपोल सिचुएटेड ऑन अ लाइन मेकिंग एन एंगल 60 डिग्री विद द डाइपोल एक्सिस। तो ये हमारा डाइपोल का एक्सिस हो गया, ये 60 डिग्री है, और हमें यहाँ पर निकालना है पोटेंशियल। ये जो लेंथ है वो है 0.6 मीटर। अब हमें ये पता है कि अगर हमारा ये डाइपोल है तो इसके एक्सिस के अलॉन्ग जो पोटेंशियल होता है वो होता है kp/r², और परपेंडिकुलर एक्सिस के अलॉन्ग जो डाइपोल मोमेंट होता है वो होता है 0। तो हम इसी को यूज़ करेंगे। हम क्या करेंगे कि इसका कंपोनेंट ले लेंगे। अब आपने फार्मूला तो पढ़ा होगा कि किसी भी थीटा एंगल पर निकालने के लिए ये फार्मूला होता है, लेकिन मैं ये बोलता हूँ कि आप ज़्यादा फार्मूला याद मत कीजिए, क्योंकि ऐसे भी मतलब बहुत सारा रटना है। पूरी की पूरी बायोलॉजी और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पूरी की पूरी रटनी है। तो फिजिक्स में क्या कीजिए कि कुछ ही जो फार्मूला है उसी को याद कीजिए और कंसेप्ट्स याद कीजिए, क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कीजिए, जिससे क्या होगा कि जो कंसेप्ट्स हैं वो अपने आप आपके माइंड में अच्छे से फिट हो जाएंगे। और तरीका याद रखिए कि कैसे क्वेश्चंस बनाना है। आपको याद नहीं करना है। आप जितना ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिएगा उतना ही ज़्यादा अच्छे से आप क्वेश्चन को अप्रोच कर सकते हैं। तो देखिए इस क्वेश्चन में बहुत सारे फार्मूले हैं, तो हम कोई फार्मूला यूज़ नहीं कर रहे हैं, सिंपल ये हम लोग इसी फार्मूला का यूज़ करेंगे। तो हम क्या करते हैं कि इस डाइपोल मोमेंट का कंपोनेंट लेते हैं। एक तो अलॉन्ग द लाइन जिसके अलॉन्ग हमको पोटेंशियल फाइंड करना है, और एक उसके परपेंडिकुलर, ठीक है, ये आ गया। तो इसके अलॉन्ग हम लोग कंपोनेंट लेते हैं। तो क्या होता है, अगर ये हमारा r है, ये थीटा है, और इसके अलॉन्ग जब हम कंपोनेंट लेते हैं तो कैसे लेते हैं, यहाँ से एक परपेंडिकुलर डाला, तो ये हमें
ये हमें पता है, हमें ये निकालना है cos थीटा इज इक्वल टू, इसको x मान लिया, x अपन r, तो x क्या हो गया r cos थीटा, ठीक है ना। तो उसी तरह से हम लोग इसका जब कंपोनेंट लेंगे इस एक्सिस के लॉग, तो हमारा आ जाएगा p cos थीटा। बस हम इसी का बस अब हम निकाल देंगे, इसी के चलते पोटेंशियल निकाल देंगे, तो वो क्या हो जाएगा kp cos थीटा अपॉन r स्क्वायर। बस वैल्यू पुट करने की अब बात हो गई, -9 इंटू 16 इंटू 10⁻⁻9 इंटू 0.5 cos 60 डिग्री 0.5 होता है, 0.6 इंटू 0.6, यहाँ से ये कट गया, 16 9 जा 144 इंटू 0.5 72 डिवाइडेड बाई 0.6 इंटू 0.6, तो यहाँ से क्या आ गया 200। अब 1 to 20 तक का टेबल भी याद कर लीजिए, देखिए कितनी आसानी से यहाँ पर हो गया। नहीं तो आप मल्टीप्लाई करिएगा उसमें टाइम जाएगा, और टाइम जाएगा तो जाएगा, लेकिन सबसे ज़्यादा इशू है कि अगर कहीं प्रॉब्लम हो गया, कहीं भी गलत अगर कैलकुलेशन हो गया, तो देन इट विल कॉस्ट यू वेरी मच, आपके 5 मार्क्स चल जाएंगे। +4 तो ये जाएगा, -1 होगा वो अलग। अगर आपके आते 555 तो अब आ जाएंगे 550। तो आप ध्यान रखिए 1 to 20 का टेबल तो रटना ही रटना है, और 1 to 20 तक का स्क्वायर भी याद होना चाहिए, ठीक है। और बेस्ट है कि आप इसे मतलब ऐसा नहीं कि पेपर में लिख करके रट रहे हैं, नहीं, आप कहीं भी पेपर पर लिख करके इसको चिपका दीजिए स्टडी टेबल पर या कहीं, और उसे देखते रहिए, जब भी आप कैलकुलेशन कीजिए उसको देखते रहिए। तो अब क्या होगा कि 2 से 3 महीने में, 3 से 4 महीने में वो आपको ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा। आपको रटना नहीं है कि नहीं सुबह सुबह उठ करके रटने हैं 9 1 जा 9 9 2 जा 18, ऐसा नहीं करना है। आप लिख करके एक जगह चिपका दो और उसे हमेशा देखते रहो। नेक्स्ट इज अ चार्ज पार्टिकल हैविंग अ ड्रिफ्ट वेलोसिटी दिस मच इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ दिस मच हैज अ मोबिलिटी इन दिस। ये देखिए, ये क्वेश्चन बहुत आसान है। कैसे आसान है? अगर आपको फॉर्मूला आता है तब तो बहुत ही आसान है। वेलोसिटी इज इक्वल टू मोबिलिटी इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड, बस कितना छोटा फॉर्मूला है। आप इसे वैल्यू पुट कर दीजिए, आपको आंसर मिल जाएगा। अब चलिए थोड़ा सा इसको और देखते हैं कि और हम लोग इसमें क्या कर सकते हैं। सबसे पहले देखिए इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी क्या होती है। इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी characterizes how quickly an electron can move through a metal or a semiconductor when pulled by an electric field। मान लीजिए कि ये मेटल है, यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन है, यहाँ हमने इधर की ओर इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया, तो मोबिलिटी से ये मतलब है कि ये कितना जल्दी मूव कर सकता है, ठीक है। ये होता है इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी। और ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होता है? ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज द एवरेज वेलोसिटी अटेन्ड बाय अ चार्ज पार्टिकल इन अ मटेरियल ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी एवरेज वेलोसिटी हमें देता है। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं हो, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो, तो किसी मेटल में इलेक्ट्रॉन तो फ्री होते हैं, लेकिन उसका जो मोशन क्या होगा, हाफ हजार होगा, जिससे कि जो नेट वेलोसिटी हो जाएगा वो हो जाएगा 0। लेकिन जब भी हम इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएंगे तो उसमें कुछ ना कुछ वेलोसिटी आएगा, यही वेलोसिटी हमें फाइनली करंट के रूप में मिलता है, और हम बोलते हैं कि इलेक्ट्रॉन फ्लो कर गया तो हमारा करंट फ्लो करेगा। एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज प्रोपोर्शनल टू करंट इन अ रेजिस्टिव मटेरियल, इट इज ऑल्सो प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी होता है करंट के प्रोपोर्शनल है, जितना ज़्यादा करंट उतना ज़्यादा वेलोसिटी, उतनी तेज़ी से इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे, ठीक है। और ये सीधे का पूरा जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, वो तो खैर ऑब्वियस सी बात है। तो ओम्स लॉ कैन ऑल्सो बी एक्सप्लेन इन टर्म्स ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी। द लॉज मोस्ट एलिमेंट्री एक्सप्रेशन इज v इक्वल टू म्यू ई, ये म्यू है। तो यहाँ पर ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या आ गया, मोबिलिटी इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। तो देखिए अब वेलोसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इलेक्ट्रिक फील्ड के और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मोबिलिटी के। तो सिंपल आप क्या कीजिए कि हमें क्या निकालना है, मोबिलिटी निकालना है। तो म्यू का वैल्यू क्या हो गया, v हमारे पास दिया हुआ है 7.5 इंटू 10⁻⁻4, और इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ है 3 इंटू 10⁻⁻10। तो कितना आ गया
2.5 इंटू 10⁻⁶, आपका ये आंसर आ गया। देखिए ये तो हो गया कन्वेंशनल अप्रोच कि जिन्होंने हर एक फॉर्मूला पढ़ा है, बहुत अच्छे से नोट्स बनाया है, तो वो तो कर जाएंगे, उनको कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मान लीजिए कि आपने पढ़ा ही नहीं है, आप भूल गए कि मोबिलिटी क्या होता है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होता है, तो इस सवाल को कैसे करें। देखिए थोड़ा सा इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। ये क्वेश्चन बिना फॉर्मूला जाने भी हो सकता है। कैसे? यूनिट एंड डायमेंशन, इसको हम लोग यूज करेंगे। ये देखिए वेलोसिटी का डायमेंशन क्या है? मीटर पर सेकेंड। इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायमेंशन है वो है वोल्ट मीटर पर सेकेंड। और आपसे मोबिलिटी पूछा है, उसका डायमेंशन भी दे दिया है मीटर स्क्वायर पर वोल्ट पर सेकेंड। ये कैसे आएगा? ये तभी आएगा जब वेलोसिटी इलेक्ट्रिक फील्ड से डिवाइड होगा। देखिए क्योंकि देखिए यहाँ पर है ये ऐसा और नीचे है, तो अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो कैसे आएगा ये? सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड का ये नहीं, ये तो उसका है। इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया वोल्ट पर मीटर। तो ये देखिए ये वोल्ट जब ऊपर जाएगा तो V-1 हो जाएगा, मीटर जब ऊपर जाएगा तो +1 हो जाएगा, ये पहले से मीटर है तो मीटर स्क्वायर हो जाएगा और सेकेंड का यही रहेगा। देखिए ये चीज़ आ गई। तो यहाँ से भी आप ला सकते हैं कि मुझे ये पूछा है, ये तभी आएगा जब वेलोसिटी विल बी डिवाइडेड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड, और चुपचाप आप कीजिए और आपका आंसर आ गया। तो ये जो यूनिट एंड डायमेंशन का जो चैप्टर है क्लास 11th में, काफ़ी आसान चैप्टर है। लोग नहीं पढ़ते हैं या फिर पढ़ करके भूल जाते हैं या फिर पढ़ लेते हैं, लेकिन बहुत कम लोग हैं जो अप्लाई करते हैं। तो इस क्वेश्चन में अप्लाई हो रहा है। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन होंगे। मैं आपको ये गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि हर साल एक न एक क्वेश्चन आपको जरूर मिलेगा जिसमें आप यूनिट एंड डायमेंशन का कंसेप्ट यूज करके आप उस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, और ये वन ऑफ द क्वेश्चन है। तो आप एक्सपैंड कीजिए अपने हॉरिजॉन को, देखिए बहुत सोचिए कि और कैसे इसको हम बना सकते हैं, क्योंकि आप जितने ज़्यादा तरीके से क्वेश्चन बना सकते हैं उतना जल्दी आपसे क्वेश्चन बनेगा और आप कंसेप्ट को उतना अच्छा समझ सकते हैं। तो इंस्टेड ऑफ कि इस कोचिंग का भी पेपर लगा दिया, उस कोचिंग का भी पेपर लगा दिया, 10 कोचिंग के पेपर लगाने से अच्छा है कि आप 1 या 2 पर ही फोकस करिए, स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक पर फोकस कीजिए और उसके क्वेश्चंस को मल्टीपल टाइम प्रैक्टिस कीजिए और डिफरेंट वे से सोचिए। तो ये आपका कंसेप्ट स्ट्रॉन्ग कर देगा। नेक्स्ट इज रेजिस्टेंस वायर कनेक्टेड इन लेफ्ट गैप ऑफ अ मीटर ब्रिज balances a 10 ohm resistance in the right gap at a point which divide the bridge wire in the ratio of 3:2. The length of the resistance wire is 1.5 meter. Then the length of 1 ohm of the resistance wire is. देखिए ये मीटर ब्रिज के बारे में क्वेश्चन है, आप इस क्वेश्चन को अपने पढ़ लीजिए। चलिए ठीक है, अब देखिए क्या होता है। ये हमारा मीटर ब्रिज है, ठीक है। यहाँ क्या होता है कि ये वायर है और इधर हम लोग ये 2 रजिस्टर है, 2 रेजिस्टेंस है। यहाँ हम लोग अननोन रेजिस्टेंस लगाते हैं और यहाँ हम नोन रेजिस्टेंस लगाते हैं। तो हमें इसमें क्या करना होता है कि हमें अननोन रेजिस्टेंस का वैल्यू फाइंड करना होता है। तो देखिए कैसे करेंगे। देखिए ये जो दिख रहा है ना, यहाँ एक गैल्वेनोमीटर है। अब हम यहाँ पर बैटरी लगा दिए, यहाँ पर की इसको ऑन कर दिया तो करंट फ्लो होने लगेगा। तो देखिए हम यहाँ पर जो व्हीटस्टोन ब्रिज है उसका कंसेप्ट यूज़ करते हैं। तो हम क्या करेंगे कि ये जो पॉइंट है ये मूवेबल होता है, हम इसको इधर या इधर मूव करेंगे। तो जहाँ पर ये गैल्वेनोमीटर 0 शो करेगा, इसका मतलब जो व्हीटस्टोन ब्रिज का जो कंडीशन है कि जो आपका जो मिडिल वायर होता है उसके थ्रू करंट फ्लो नहीं कर रहा है, वो सेटिस्फाई कर जाता है। मैं इसकी बात कर रहा हूँ। इसकी मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। R1, R2, R3, R4 जब इसमें करंट 0 हो जाएगा, उसके लिए कंडीशन क्या है? R1/R2 = R3/R4, ठीक है।
तो हम इसी का यूज़ करते हैं। तो हम लोग इसको क्या करेंगे कि इधर उधर खिसकाएंगे और इस गैल्वेनोमीटर का रीडिंग हम लोग 0 करेंगे। और हमें ये पता होता है, देखिए इस पूरा का जो ये मीटर स्केल होता है और हमें इसका रेजिस्टेंस पता होता है या फिर रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ हमें पता होता है। तो हम इसका लेंथ हम यहाँ से निकाल लेंगे, मेज़र करके इसका भी लेंथ निकाल लेंगे। तो हमें इसका रेजिस्टेंस पता है। तो अब हमें क्या करना है कि बस सिंपली इसी को यूज़ करना है। यहाँ से क्या हो जाएगा, R/L1, मान लिया कि इसका पर यूनिट रेजिस्टेंस A था, और इधर से आ जाएगा S/100 - L2, या फिर उसको 100 - L1 कर दीजिए, इसको L2 कर दीजिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, और A। ठीक है, तो यहाँ से हमारा R क्या आ जाएगा, L1/L2 × S। ठीक है, तो यहाँ ऐसे हम लोग यूज़ करते हैं मीटर ब्रिज को। तो देखिए इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि लेफ्ट गैप में कनेक्टेड इन द लेफ्ट गैप ऑफ मीटर ब्रिज बैलेंसेस अ 10 ओम रेजिस्टेंस। यहाँ पर R मेरा क्या है, अननोन है, S है यहाँ हमारा 10, और रेजिस्टेंस करेंगे। ठीक है, राइट में S 10 हो गया। एट अ पॉइंट विच डिवाइड द ब्रिज, अब देखिए जो L1/L2 जो दिया है वो है 3/2। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं इसका, यहाँ पर है 10, सॉरी ये है R, ये है 10, यहाँ पर आ गया ये है 3:2। तो अब यहाँ से क्या हो जाएगा, R/3 = 10/2। R क्या आ गया, 5 × 3 15 ओम। ठीक है, तो जस्ट अभी मैंने जो डिस्कस किया है कंसेप्ट, बस उसी को मैं यहाँ अप्लाई कर रहा हूँ। अब देखिए, अब बहुत सारे लोगों को ये कन्फ्यूज़न होता है कि 3:2 का क्या मतलब है। इसका ये मतलब है कि ये जो पॉइंटर है इस पूरे के पूरे लेंथ को 3:2 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है। मतलब कि जब ये पॉइंटर यहाँ पॉइंट कर रहा है तो ये जो लेंथ है, ठीक है, वो 3 पार्ट है, और ये जो लेंथ है वो 2 पार्ट है टोटल का। ठीक है, तो यहाँ से क्या आ गया, हमारा जो अननोन रेजिस्टेंस का वैल्यू आ गया वो हो गया 15 ओम। अब देखिए उसका लेंथ क्या दिया हुआ है, 1.5 मीटर। 15 ओम का लेंथ है 1.5 मीटर। हमसे क्या पूछा है, 1 ओम का। तो 1 ओम के लिए हम इसको 15 से डिवाइड कर देंगे। यहाँ क्या आ गया, 0.1 मीटर। 0.1 मीटर ओम कैसे लिख सकते हैं, आंसर क्या आ गया, 2। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन काफ़ी इजी है, लेकिन आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, आपको कंसेप्ट्स आपको याद होना चाहिए। ये तभी होगा जब आप खूब रिवीजन कीजिएगा। ये देखिए, ये कलर कोडिंग का है। आपको ये दिया हुआ है बैंड, द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस एंड टॉलरेंस रेस्पेक्टिवली यार। तो ये क्वेश्चन मैं सॉल्व नहीं करूँगा, आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में लिखिए क्या होगा। ठीक है, बस ये कलर कोडिंग का चार्ट में बता दे रहा हूँ। ये जो फर्स्ट बैंड होता है, बेसिकली 4 बैंड होते हैं जैसा आपको दिख रहा है ना। फर्स्ट बैंड फर्स्ट डिजिट होता है, सेकंड बैंड सेकंड डिजिट, थर्ड बैंड मल्टीप्लायर होता है, फोर्थ बैंड टॉलरेंस का वैल्यू देता है। सिल्वर है तो 10%, गोल्ड है तो 5%। आप इसे याद करने के लिए ये जो है ना, ये वो आप रेनबो के टाइप वाला याद कर लीजिएगा, वो विबग्योर वाला, आई नहीं है ना, VBGYOR। आप इससे एक्रोनिम से आप इसको याद कर सकते हैं। और थोड़ा ध्यान रखिए कि ब्लैक ब्राउन होता है और नीचे ग्रे वाइट होता है। और टॉलरेंस क्या बताता है, टॉलरेंस एरर बताता है। ठीक है, मान लीजिएगा अगर हमारा एरर है, अगर मान लीजिएगा हमारा रेजिस्टेंस है 100 ओम, तो अगर गोल्ड लास्ट में लगा हुआ है तो वो ±5% एरर बताएगा। अभी मैंने एरर का वीडियो डिस्कस किया है, तो उसे आप देख लीजिएगा एक बार। तो इसका क्या मतलब है कि जो आपको दिया हुआ है रजिस्टर, उसका जो रेजिस्टेंस है वो 95 से 105 के बीच वैरी करेगा। तो आप इसे देखिएगा, इसको मैं सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, ये काफ़ी आसान क्वेश्चन है। अगर आपको टेबल याद है तो आप इसे आसानी से कर सकते हैं। सो इस वीडियो में इतना ही। आगे नेक्स्ट पार्ट में हम लोग और भी जो टॉपिक्स हैं सब्सिक्वेंटली डिस्कस करते रहेंगे। आई होप आप लोग को ये वीडियो
अच्छा लगा होगा। और मैं ऐसा ही क्वेश्चन थोड़ा अनकन्वेंशनली कोशिश करूँगा सॉल्व करने के लिए कि जितना डिफरेंट अप्रोच से हो जाए, क्योंकि आपको बहुत सारे वीडियो मिल जाएंगे जो बहुत ट्रेडिशनल मेथड यूज़ करते हैं। तो मैं कोशिश करूँगा कि सब में तो अनकन्वेंशनल अप्रोच नहीं लग सकता है, लेकिन जिसमें लग सकता है या फिर जितना मुझे आता है मैं उसमें कोशिश करूँगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।